नमस्कार दर्शकों, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त हर्ष। दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर डीजीपी हरियाणा, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी डॉक्टर केपी सिंह, जो देंगे आपको, मुझे और हम सबको कानूनी सलाह। सर, आपका हमारे कार्यक्रम कानूनी सलाह में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हर्ष, मुझे आज यहाँ बुलाने के लिए। जी दर्शकों, आज हम डॉक्टर केपी सिंह जी से जानने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता के बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय न्याय संहिता, जिसको शॉर्ट में बीएनएस भी कहते हैं, वो आईपीसी को रिप्लेस कर रही है। और क्या क्या इसके सेलिएंट फीचर्स हैं, किस प्रकार से ये जो नया आने वाला कानून है ये आईपीसी से अलग है और किस प्रकार से ये बेनिफिशियल होगा आम जन के लिए, आज हम डॉक्टर केपी सिंह जी से जानने वाले हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता है, ये किस दिन से लागू हो रही है और बीएनएस बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी जब आईपीसी हमारे पास ऑलरेडी थी? हर्ष, 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता, जिसको शॉर्ट में बीएनएस कहते हैं, लागू होने जा रही है। और इससे पहले जितने भी अपराध दर्ज होते थे वो भारतीय दंड संहिता, जिसको शॉर्ट में हम आईपीसी कहते हैं, उसके तहत दर्ज होते थे। ज़रूरत इसकी इसलिए पड़ी क्योंकि भारतीय दंड संहिता या आईपीसी 1860 में अंग्रेज़ों ने बनाया था जी। और वो उस समय की जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस थी उनको ध्यान में रख के बनाया गया था। इसके बाद इसमें समय समय पर परिवर्तन होते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कई परिवर्तन अपने निर्णयों के माध्यम से इसमें करवाए जी। लेकिन अब ये महसूस होने लगा था कि इस कानून को जो अंग्रेज़ों ने बनाया था और वो एक शासक का कानून था एक गुलाम प्रजा के लिए, उसको बदल दिया जाए और नवोदित भारत में एक नया कानून हम लेके आए जो भारतीय जनमानस की अपेक्षाओं को मूर्त रूप देता हो और उनको पूरी करता हो। जी सर, जैसा आपने जिक्र भी किया कि जब हम आईपीसी की बात करते हैं, बहुत पुराना कानून था, लगभग 200 साल, 163 इयर्स ओल्ड ये कानून था। और ये गुलामी का चिन्ह भी था। कुछ लोग ये कहते थे कि गुलामी का चिन्ह भी है। और ये जैसा आपने जिक्र भी किया कि एक रूलर और एक एरिस्टोक्रेटिक रूलर की अगर मैं बात करूं तो उसका ये प्रतिबिंब था। तो सर, जब हम सेलिएंट फीचर्स की बात करते हैं, हम कहते हैं कि बीएनएस अलग है आईपीसी से, तो वो किस प्रकार से अलग है? क्या सेलिएंट फीचर्स हैं इसके? बीएनएस में 3 चीज़ों को अधिमान दिया गया है। पहला, उन लोगों के लिए न्याय हो जो एक तरीके से समाज के वंचित वर्ग की परिभाषा में आते हैं, जैसे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं। दूसरा, ऐसे प्रावधान जोड़े जाएं जो देश की आंतरिक सुरक्षा, जी, यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी पे कोई कुठाराघात करते हों, ऐसे प्रावधान किए जाएं ताकि ऐसे लोगों को दंड दिया जा सके। और तीसरा, लोगों की जन अपेक्षाओं के अनुरूप शांति स्थापित करने के लिए जो दुर्दांत अपराधी हैं उनको कठोर दंड दिया जाए और जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है उनके लिए न्याय में एक लचीला रुख अपनाया जाए ताकि वो सुधारवादी माध्यम से समाज का एक मुख्य अंग बन सके। जी डॉक्टर साहब, जब 1 जुलाई से बीएनएस लागू होने वाला है तो मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है, और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी ये सोच रहे होंगे कि जिन लोगों के केसेस चल रहे हैं या कहीं पे एफआईआर रजिस्टर हो गई है या किसी ने कंप्लेंट दे दी और एफआईआर रजिस्टर होने वाली है, तो जो केसेस हैं वो बीएनएस के तहत चलेंगे या आईपीसी के तहत चलेंगे? क्या ये रेट्रोस्पेक्टिवली भी लागू हो जाएगी बीएनएस या नहीं? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। बीएनएस जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं होगा, ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होगा। मतलब 1 जुलाई 2024 से पहले जी, जो भी अपराध घटित हुए या जो एफआईआर दर्ज हुई या जो मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं वो पुराने कानून के मुताबिक ही चलते रहेंगे। और 1 जुलाई 2024 के बाद जो अपराध रिपोर्ट किए जाएंगे उनका जो इन्वेस्टिगेशन है और उनका जो प्रोसिक्यूशन है वो नए कानून के मुताबिक होगा। जी सर, आपने शोषित वर्ग की बात की कि जब हम बीएनएस की बात करते हैं तो इंक्लूसिविटी लेके ये कानून आया भारतीय न्याय संहिता। यहाँ पे जो ट्रांसजेंडर हैं या फिर एलजीबीटीक्यू से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके हक और हकूक़ के बारे में भी बात की है। तो जब हम ट्रांसजेंडर्स की बात करें या एलजीबीटीक्यू जो लोग हैं उनके बारे में अगर हम बात करते हैं, उनके लिए क्या क्या रिलीफ या उनके लिए क्या क्या कानून इसमें लाए गए हैं? देखिए, इस कानून में ट्रांसजेंडर्स के लिए एक बहुत ही, मैं कहूँगा उसको क्रांतिकारी प्रावधान किया गया है। जी, जो आईपीसी में पर्सन की परिभाषा थी, व्यक्ति की परिभाषा थी, उनको केवल मेल और फीमेल के रूप में ही परिभाषित किया गया था, लेकिन अब उसमें ट्रांसजेंडर वर्ड्स भी यूज़ कर दिया गया। यानी पहली दफ़े
ट्रांसजेंडर्स को व्यक्ति की परिभाषा में शामिल करके उनकी अलग पहचान स्थापित हुई है। दूसरा प्रावधान जो अक्सर जिसके लिए लड़ते रहे हैं ट्रांसजेंडर्स, अदालतों में भी बड़ी लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी है और जीती है नवतेज जौहर के प्रकरण में, उसमें उन्होंने जो उनके अपना लैंगिक व्यवहार है या उनका जो सेक्सुअल एक्सप्रेशन है अपनी सेक्सुअलिटी का, और उसमें जो एक कानून के माध्यम धारा 377 आईपीसी के माध्यम से जो एक उन पर प्रतिबंध था उसको हटाया गया है और धारा 377 आईपीसी को बीएनएस में शामिल नहीं किया गया है। यानी वो अब अपना समलैंगिक व्यवहार, यौन व्यवहार उसके करने के लिए स्वतंत्र है और उसमें कानून कोई ताक झांक नहीं करेगा, पुलिस कोई ताक झांक नहीं करेगी। जी, यानी कि सब शोषित वर्गों का इसमें ध्यान रखा गया है और सबके लिए ये एक रिलीफ दिया गया है। अगर मैं कहूँ बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में सर जो पहला कानून होता था आईपीसी की अगर मैं बात करूँ तो उसमें सेडिशन का एक कानून था, राजद्रोह का एक कानून था। कहा यह जा रहा है कि अब भारतीय न्याय संहिता आ गई है तो उसको हटा दिया गया, तो इस बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। मैंने आपको कहा कि ये गुलाम देश के लिए शासक द्वारा दिया गया कानून था। आईपीसी को मैंने इस तरीके से परिभाषित किया था तो उसके पीछे कुछ कारण थे और उसमें सबसे पहला कारण यही था कि जो कुछ धाराएं, पहली कुछ धाराएं हैं आईपीसी में जो जहां अपराध का वर्णन किया गया है उसमें सबसे पहले अगर कोई अपराध घोषित किया गया है, अपराध की परिभाषा दी गई है तो वो सेडिशन की है, राजद्रोह की है। यानी जो अंग्रेज का कानून था उसका उद्देश्य सबसे पहला ये था कि अंग्रेज का राज बरकरार रहे और जो उसके विरुद्ध आवाज उठाता है उसको कुचल दिया जाए, दबा दिया जाए। तो सेडिशन का जो धारा थी, धारा 121A, वो अब हटा दी गई है और उसको पूरी तरीके से कानून में से समाप्त कर दिया गया है। यानी अगर सरकार की आप आलोचना करते हैं, सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं तो कोई आपके ऊपर कानून रूप से कोई मुकदमा दायर नहीं कर सकता है। जी, और कहीं ना कहीं एक हेल्दी डेमोक्रेसी का भी एक चिन्ह होता है कि जब आप एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं तो आपके पास ये अधिकार रहता है कि अगर आपको कोई नीतियां पसंद नहीं आ रही तो आप मुखर होकर उसका विरोध भी कर सकते हैं विद इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप। जी, ये प्रतिबिंब है कि व्यक्ति को उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है दायरे में रहते हुए। जी, ऐसे दायरे में रहते हुए कि उससे देश की प्रभुता संप्रभुता को कोई आँच ना आए, लेकिन अगर वो नीतिगत कोई सरकार की आलोचना करता है तो उस पे कानून कोई बाधा ना पड़े। जी, डॉक्टर केपी सिंह, मैं ये जानना चाहूँगा और अक्सर हम ये देख भी रहे हैं और जब से निर्भया वाला जो इंसिडेंट हुआ है लोगों की बहुत ये मांग हो रही है कि जो नाबालिग बच्चे होते हैं और ख़ासकर जो टीनेजर्स होते हैं 15 से 18 के बीच के जो बच्चे होते हैं, अगर कोई वो हीनियस क्राइम करते हैं तो उनके लिए भी कोई एक स्ट्रिक्टर लॉ आना चाहिए। तो क्या भारतीय न्याय संहिता में इस बारे में भी कुछ कहा गया, इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है? बच्चों के द्वारा जो अपराध किए जाते हैं उनको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत डील किया जाता है। जी, और निर्भया के बाद उस कानून को चेंज किया गया था और उसमें एक अवधारणा लाई गई थी कि 16 से 18 साल के उम्र के बच्चे अगर वो कोई संगीन जुर्म करते हैं, संगीन जुर्म मीन्स जिसमें कम से कम सजा 7 साल हो, तो उसमें एक अवधारणा दी गई थी कि उनका ट्रायल और उनकी सजा उनको अडल्ट मान के की जा सकती है और अदालतों को ये छूट दी थी कि वो उस बच्चे का परीक्षण करें शारीरिक और मानसिक, और अगर उनको लगता हो कि बच्चा परिपक्व हो गया है तो उसको अडल्ट मान के उसका ट्रायल किया जाए। तो वो अवधारणा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में है, आईपीसी में इससे रिलेटेड कोई अलग से प्रावधान नहीं है। जी, और सर जब आपने शुरुआत में जिक्र किया कि इसमें एक नई तब्दीली ये लाई गई है कि कम्युनिटी सर्विस की हम बात करते हैं और ख़ासकर जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं, और जब हम और कंट्रीज़ की बात करें, खासकर हम यूरोप की बात करें या अमेरिका की बात करें, तो वहाँ पे कम्युनिटी सर्विस का एक कंसेप्ट पहले से ही है उनके लॉ के अंदर। तो ये जो कम्युनिटी सर्विस डाली गई है भारतीय न्याय संहिता में, ये है क्या और क्या किन अपराधों में कम्युनिटी सर्विस डाली जाएगी? कम्युनिटी सर्विस एक सज़ा के रूप में आईपीसी में परिभाषित नहीं थी, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बच्चों के लिए इस सज़ा का उल्लेख है, लेकिन आईपीसी में इसका उल्लेख नहीं था। जी, तो मैं इसको कहूँगा कि एक सज़ा का मानविकीकरण और सज़ा का सरलीकरण है ये कि जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं और छोटे मोटे अपराध जिसमें उनको जेल भेजना ज़रूरी नहीं है, उन अपराधों में कम्युनिटी सर्विस की सज़ा दी जाए ताकि व्यक्ति को जेल में जो उसके साथ वातावरण होता है उससे बचाया जा सके और उसके जो नेगेटिव इफेक्ट होते हैं उनसे बचाया जा सके। तो छोटे मोटे अपराध जैसे 5,000 रुपये से कम की चोरी है या
कोई आत्महत्या करने का प्रयास करता है किसी सरकारी अधिकारी पर दबाव बनाने के लिए, इस किस्म के 6 अपराध आईपीसी में बताए गए हैं जहां पे कम्युनिटी सर्विस की सज़ा दी जा सकती है। और कम्युनिटी सर्विस क्या होगी, इसको परिभाषित किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, धारा 23 में। वहाँ बताया गया है कि ये ऐसा कार्य है जिसको अदालत समाज के हित में समझती हो और समाज के हित में अदालत ऐसी सज़ा का आदेश देती हो। जी सर, आईपीसी की जब हम जिक्र करते थे तो आईपीसी में आत्महत्या की जब हम बात करते थे या सुसाइड की हम बात करते थे, तो उसमें जो व्यक्ति आत्महत्या करता था या आत्महत्या करते हुए पाया जाता था, बच जाता था, तो उसी के ऊपर केस चला दिया जाता था। तो भारतीय न्याय संहिता में आत्महत्या से जुड़े कानून में किस प्रकार से बदलाव लाया गया है? आत्महत्या का प्रयास करना आईपीसी की धारा 309 में एक अपराध था और पुलिस उसमें एफआईआर रजिस्टर करती थी, व्यक्ति को इंटरोगेट करती थी, उसके खिलाफ मुकदमा चलाती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में और कई राज्यों के भी जो हाई कोर्ट है उनके फैसलों में ये आया कि इस प्रावधान का मानविकीकरण होना चाहिए। और ज्ञान कौर के मामले में अंतिम रूप से सुप्रीम कोर्ट ने इस्टेब्लिश ये किया कि ये आत्महत्या करने का अपराध कानून की किताबों में रहेगा। लेकिन फिर भी कुछ जो एनजीओज थे और कुछ जो संवेदनशील कुछ समुदाय के लोग थे, वो बार बार सरकार को इस बात के लिए प्रेरित करते रहे कि एक व्यक्ति जो आत्महत्या करने का प्रयास करता है वो एक तरीके से मानसिक दबाव का पीड़ित होता है, मानसिक रोगी होता है, तो उसको सजा ना देके उसको एक मानसिक रोगी मान के उसका उपचार किया जाना चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2017 में जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट था उसमें धारा 115 में यह प्रावधान किया कि अगर कोई आदमी आत्महत्या का प्रयास करता है तो उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको ये मान के कि ये मानसिक दबाव का रोगी है उसका उपचार किया जाएगा, वो प्रावधान किया गया। लेकिन अब 309 धारा को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया है, यानी आत्महत्या करने का प्रयास ये अब कोई अपराध नहीं है। जी सर, जब हम टेररिज्म की बात करते हैं, अभी भी हम देख रहे हैं, वैसे तो इंडिया ने टेररिज्म को काफ़ी हद तक ख़त्म कर लिया है, पर कुछ क्षेत्र इंडिया में अभी भी ऐसे हैं, भारत में ऐसे हैं जहाँ पे टेररिज्म अभी भी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद अपनी लाइफ खोई है, अपनी जान खोई है टेररिज्म की वजह से। तो टेररिज्म के लिए हम देख रहे थे कि यूएपीए का भी लॉ है, पहले टाडा भी हुआ करता था। तो टेररिज्म को बीएनएस में किस प्रकार से डिफ़ाइन किया गया और क्या उसमें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स हैं? देखिए, ये विचित्र विडंबना थी कि टेररिज्म की परिभाषा हमने एक विशेष कानून यूएपीए जिसका जिक्र अभी आपने किया उसमें तो डाली थी, लेकिन हमारा जो जनरल आपराधिक कानून है जिसको हम आईपीसी कहते थे उसमें टेररिज्म जैसे ऐसे अपराध की परिभाषा ही नहीं थी। तो सरकार ने ये उचित समझा कि टेररिज्म को जनरल कानून यानी बीएनएस जो नया कानून आया है उसमें भी परिभाषित किया जाए, ताकि कल को कोई ये आक्षेप न लगाए कि टेररिज्म जो है हमारे जनरल कानून में परिभाषित ही नहीं है। तो उसको परिभाषित करके उसकी सज़ा का उल्लेख भी किया गया। लेकिन कानून का एक प्रावधान है कि अगर कोई विशेष कानून में कोई अपराध है तो विशेष कानून का अपराध जो है वो जनरल कानून के अपराध के ऊपर प्रतिष्ठित होगा। तो प्रश्न ये आया कि जब यूएपीए में टेररिज्म ऑलरेडी है तो यहाँ जनरल कानून में इसका क्या लाभ होगा और ये क्या कैसे इनमें समन्वय किया जाएगा। तो उसमें ये प्रावधान किया गया कि एसपी जो जिले का है वो ये फैसला लेगा कि ये मुकदमा टेररिज्म से रिलेटेड अगर कोई है वो यूएपीए में दर्ज होगा या आईपीसी में दर्ज होगा। और परिभाषा जो यूएपीए में टेररिज्म की है हूबहू लगभग वही परिभाषा बिना किसी ज़्यादा चेंज के वही परिभाषा आईपीसी में भी डाल दी गई है। अब प्रश्न यही आएगा कि ये केस यूएपीए में जाएगा या ये बीएनएस में जाएगा। उसके लिए एसपी साहब को अधिकृत किया है कि एसपी जिस कानून में चाहेगा उसको रजिस्टर करने के आदेश देगा। जी सर, जब हम बच्चों की बात करते हैं या महिलाओं की बात करते हैं, जो हमारा जो न्याय का प्रणाली है और कोर्ट्स भी हैं वो कहते हैं कि ये इनको एम्पावर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खासकर बच्चों और महिलाओं को। तो बीएनएस में क्राइम अगेंस्ट विमेन हो या बच्चों के खिलाफ जो अपराध होते हैं और ख़ासकर हम यौन अपराध की बात करें या महिलाओं के साथ छेड़खानी या और वर्क प्लेस पे जो सेक्सुअल हैरेसमेंट या एक्सप्लॉयटेशन होती है, उसके लिए बीएनएस में कौन कौन से कानून हैं और कैसी सज़ाएँ उसमें हैं? देखिए, जो आईपीसी में प्रावधान थे वो सारे प्रावधान तो जो के तो बीएनएस में शामिल कर लिए गए हैं जी, लेकिन 3 स्थानों पे थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, जो क्रांतिकारी परिवर्तन जिनको मैं कहूँगा। अगर आप बीएनएस के धाराओं को देखें तो जो पहला चैप्टर जिसमें अपराध वर्णित किए गए हैं वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन का चैप्टर है। इससे ये प्रदर्शित होता है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन और चिल्ड्रन को सरकार
कितनी गंभीरता से लेती है कि उनको सबसे पहले वर्णित किया गया है, जबकि आईपीसी में सबसे पहले सेडिशन को वर्णित किया गया था, क्राइम अगेंस्ट स्टेट को वर्णित किया गया था। तो एक तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव यही है। दूसरा बदलाव जो शादीशुदा औरतें हैं, मैरिटल रेप की जो अवधारणा है, आईपीसी में मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट था कि अगर 15 साल से कम उम्र की पत्नी अपने पति के खिलाफ आरोप लगाती है कि मेरे साथ उसने ज़बरदस्ती की है, तो उसको दंडित किया जा सकता था रेप के धारा के तहत, लेकिन सज़ा कम थी। अब ये नए कानून में बीएनएस में ये उम्र बढ़ा के 15 साल से 18 साल कर दी है। यानी 18 साल से कम उम्र की कोई भी पत्नी अपने पति को अगर वो उसके साथ ज़बरदस्ती करता है, इस कानून के तहत उसके खिलाफ शिकायत करके सज़ा दिला सकती है जी। बशर्ते सज़ा थोड़ी कम है, यानी पति के लिए सज़ा कम है, एक रेपिस्ट के लिए सज़ा ज़्यादा है। दूसरा परिवर्तन ये है। तीसरा परिवर्तन जो एक बहुत ही आम समस्या थी समाज में कि कोई धोखा दे के किसी स्त्री के साथ में शारीरिक संबंध स्थापित कर लेते थे, कोई धर्म बदल के धर्म गलत बता के अपना शारीरिक संबंध बना लेते थे, कोई प्रमोशन का बहाना करके, प्रमोशन का लालच दिखा के, अपॉइंटमेंट का लालच दिखा के, कोई धोखाधड़ी करके किसी औरत के साथ में उसके साथ शारीरिक संपर्क स्थापित कर लेते थे। तो इसको एक अलग से ऑफेंस डिक्लेयर किया गया है और इसके लिए बड़ी संगीन जुर्म मान के सज़ा का प्रस्ताव इस नए कानून में रखा हुआ है। तो ये 3 मुख्य रूप से नए प्रावधान हैं जो आईपीसी में नहीं थे और ये नए प्रावधान नए बीएनएस में जोड़े गए हैं। जी सर, जैसा आपने जिक्र किया कि जब हम शादी की बात करते हैं, धोखा देके अगर कोई शादी कर लेता है, और अक्सर कई जगहों पे हमने ये भी देखा है कि लोग अपना नाम और धर्म छुपा के शादी कर भी लेते हैं और शादी हो भी जाती है। तो जब शादी हो जाएगी और अगर इस प्रकार से शादी की जाती है तो क्या वो वैलिड होगी? ये शादी एक दफ़ा अगर रीति रिवाज के अनुसार कानून के मुताबिक हो गई है तो वो शादी तो वैलिड होगी। उसको कानून के तरीके से ही इनवैलिड घोषित कराया जा सकता है, कोर्ट में केस करके उसको अनल कराया जा सकता है, लेकिन इस बीएनएस की इस धारा के तहत उस औरत को हमेशा ये अधिकार रहेगा कि वो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए और उसको कानून के मुताबिक सज़ा दिलवाए। जी सर, हाल फिलहाल में हमने ये भी देखा था कि जब हम मोटर व्हीकल एक्ट की बात करते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट में चेंजेस भी लाए गए, पनिशमेंट को इंक्रीज़ किया गया, फ़ाइन को इंक्रीज़ किया गया, और जब भारतीय न्याय संहिता आई थी और लागू नहीं हुई थी तो उस दौरान हमने देखा कि जो ट्रकर्स हैं, जो गाड़ियां चलाते हैं, उन्होंने काफ़ी धरना प्रदर्शन किया कि इसमें जो लॉ है वो काफ़ी ज़्यादा टिल्टेड कर दिया गया है ड्राइवर के ख़िलाफ़। तो इस बारे में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को क्लैरिटी दीजिए कि क्या सच में ऐसा है या नहीं है? आईपीसी की धारा 304A जिक्र करती है कि अगर कोई रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट करके सड़क पे एक्सीडेंट करके किसी व्यक्ति को मार देता है तो उसको सज़ा दी जाएगी, और वो सज़ा 2 साल तक की थी। तो कई बार ये महसूस हुआ कि एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी, परिवार ने अपना वेज अर्नर गंवा दिया और उसको महज 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान दिया जाए। तो ये बहुत दिनों से महसूस किया जा रहा था कि इस सज़ा को बढ़ाया जाए। तो नए कानून में एक तो इस सज़ा को 5 साल तक का बढ़ा दिया गया है। जी। दूसरी बड़ी समस्या ये आ रही थी कि अक्सर सड़क पे लोग हिट एंड रन करके भाग जाते थे, बंदे को मारा और भाग गए उसको सड़क पे मरता हुआ छोड़ के। जी। उसके लिए प्रावधान स्ट्रिक्ट किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति सड़क पे किसी बंदे को मार के और भाग जाता है बिना पुलिस को सूचना दिए हुए या बिना मजिस्ट्रेट को सूचना दिए हुए, तो उसको 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया। इसके खिलाफ कुछ ट्रकर्स ने जो हड़ताल की थी, उनका उद्देश्य यही था कि जी अगर हम सड़क पे रुक जाते हैं तो लोग हमें मार देते हैं अगर कोई बंदा मर जाए। तो उसके लिए इसमें प्रावधान था जिसका उनको किसी ने सही तरीके से समझाया नहीं था। वो ये प्रावधान था कि अगर ऐसा व्यक्ति हिट एंड रन करके थाने में जाके शिकायत कर देता है कि मेरे से ये गलती हो गई है, मैं ऐसे मार के आया हूँ, या मजिस्ट्रेट को सूचना दे देता है, तो फिर उनकी सज़ा 10 साल नहीं होगी, फिर उनको 5 साल तक की सज़ा दी जाएगी, यानी वो आम आदमी के बराबर हो जाएंगे। तो जब ये समझाया गया ट्रकर्स को कि इसमें आपके विरुद्ध कुछ भी नहीं है, तो उनकी समझ में भी आई ये बात, और ये प्रावधान ऐसा है जिसकी ज़रूरत थी। क्योंकि एक आदमी जिसका परिवार का व्यक्ति चला गया, उसको अगर 2 साल की सज़ा दे के व्यक्ति को छोड़ देते थे तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक कसक रह जाती थी कि मेरा तो वेज अर्नर चला गया, मेरा तो घर का व्यक्ति चला गया, और ये आदमी महज 2 साल तक की सज़ा लेके छूट गया। तो ये नए प्रावधान इस कानून में लेके आए हैं।
जी सर, आप फॉर्मर डीजीपी भी हैं, हरियाणा के रिटायर्ड आईपीएस भी हैं, बहुत लंबा आपका एक्सपीरियंस रहा है पुलिसिंग में, कानून व्यवस्था में, न्याय व्यवस्था में। सर, आपको क्या लगता है कि भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई से लागू हो रही है, तो आपको लगता है काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आएगा, खासकर जब हम केसेस की बात करते हैं? इतने सारे केसेस अभी भी पेंडिंग है कोर्ट्स में, तो क्या केसेस की जो संख्या है अब बीएनएस के आने से वो थोड़ी कम होगी? मेरा ऐसा मानना नहीं है। कानून अपराध तो अगर होगा तो वो रिपोर्ट होगा ही। तो अपराध जैसे जैसे समाज प्रगति करता है सामाजिक और आर्थिक रूप से, किसी भी देश का इतिहास उठा के देख लिए, अपराध बढ़ता है। अब और वो सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के बदलते परिदृश्य का सूचक भी है। तो अपराध तो कम नहीं होंगे, लेकिन हाँ, जो संगीन जुर्म के अपराधी हैं उनको कड़ी सजा दी जाएगी, और जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं, जिन्होंने छोटे मोटे अपराध हैं, उनको एक तरीके से कानून सुधार के रास्ते पे लाके उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेगा। जी सर, ऐसा भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो आईपीसी के कानून थे वो मतलब एक तरह से कहें कि एग्जर्जरेटेड थे, तो उनको भी कंपाइल करके छोटा किया गया है, और काफ़ी सारे ऐसे कानून थे जिनकी ज़रूरत नहीं थी, उनको हटा भी दिया गया है। तो ऐसे कौन कौन से कानून आईपीसी में जो थे जो हटा दिए गए, जो बीएनएस में अब हमें देखने को नहीं मिलेंगे? जैसे मुख्य रूप से 3 कानून हैं जो हटा दिए गए हैं। पहला जो कानून है, जैसे मैंने बताया, धारा 309 यानी आत्महत्या का प्रयास करना। जी। दूसरा धारा 377 यानी समलैंगिक संबंधों से संबंधित जो धारा थी। और तीसरा अडल्ट्री, जिसको हिंदी में मैं कहूँ जार कर्म, यानी कोई पत्नी अगर शादी के इतर संबंध बनाती है किसी पर पुरुष से, तो वो अडल्ट्री की परिभाषा में था। तो ये 3 धाराएं समाप्त कर दी गई हैं। और अडल्ट्री को जो हटाया गया है उसके पीछे ये नहीं है कि वो स्त्री को कोई उसमें एक तरीके से उसके प्रति कोई फेवर किया गया, बल्कि उस धारा में कई ऐसे प्रावधान थे जो इक्वलिटी के सिद्धांत के विरुद्ध थे और जो स्त्री की अस्मिता के खिलाफ भी थे। यानी उसमें एक प्रावधान ये था कि अगर पुरुष अलाउ करे तो औरत पर पुरुष से संसर्ग कर सकती है जी, जो कि एक बहुत ही डेरोगेटरी रिमार्क्स था। दूसरा ये था कि उसमें स्त्री को ही सजा हो सकती है, आदमी अगर पर स्त्री से संसर्ग करता है तो आदमी को सजा नहीं होगी। तो इस किस्म के उसमें कुछ ऐसे प्रावधान थे जो ऑब्जेक्शनेबल थे, तो इसलिए उस धारा को बिल्कुल संपूर्ण रूप से हटा दिया गया। तो ये प्रावधान तो हटाए गए हैं। कुछ प्रावधानों को एकत्रित किया गया है, जैसे क्राइम अगेंस्ट वुमेन था, वो कई जगह फैला हुआ था आईपीसी में, उनको एक चैप्टर में एकत्रित कर दिया गया है। कई जगह एक ही प्रकार की धाराओं को, एक में परिभाषा है, एक में पनिशमेंट है, तो वो 2-2, 3-3 धाराओं में बिखरी हुई थी, उनको कंसोलिडेट करके एक धारा में एकत्रित कर दिया गया है। तो इस तरीके से इसका थोड़ा सरलीकरण भी हुआ है और संक्षिप्तीकरण भी हुआ है। पहले 511 धाराएं थी आईपीसी में, ये घट के 358 रह गई हैं बीएनएस में। जी सर, कुछ लोगों का ये मानना है और काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो भारतीय न्याय संहिता है वो आईपीसी के मुकाबले काफ़ी टफ हो चुकी है। उसमें जो सज़ा का प्रावधान है वो ज़्यादा है। चाहे हम 406 आईपीसी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात करते हैं, वो पहले 3 साल थी, अब 5 साल हो गई। और भी ऐसे काफ़ी सारे कानून हैं जिसमें जो सज़ा है वो बढ़ा दी गई है, 2 से 3 कर दी गई, 3 से 5 कर दी गई है। तो आपको लगता है कि सज़ा बढ़ाने से क्या जो क्राइम है या क्राइम का जो रेट है वो कम हो जाएगा? सज़ा केवल संगीन जुर्म में बढ़ाई गई है। जहां अपराध बहुत ही हीनियस किस्म का है वहां सज़ा बढ़ाई गई है, और मैं मानता हूं कि उस किस्म के अपराधों में मैक्सिमम सज़ा होनी भी चाहिए। लेकिन जहां अपराध जो है वो पेटी नेचर का है, बहुत छोटा मोटा अपराध है, वहां सज़ा एक तरीके से कम भी की गई है, जैसे कम्युनिटी सर्विस दे के छोड़ दिया जाना। और कई जगह सज़ा बढ़ाने को लोग ये कहते हैं कि जी फाइन बढ़ा दिया। 83 सेक्शन ऐसी हैं जिसमें फ़ाइन बढ़ाया गया है, लेकिन वो उसको बढ़ाया नहीं गया है। एक तरीके से उसको इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए उसको एक तरीके से उसका मानकीकरण किया गया। फॉर एग्जांपल 50 रुपये की सज़ा का प्रावधान कई कानूनों में था, आज की परिस्थिति में 50 रुपये कुछ भी नहीं है, तो उसको अगर 500 रुपये कर दिया तो उसको सज़ा बढ़ाना नहीं कहेंगे, उसको यही करेंगे कि उसको एक तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन किया है जो सोशो इकोनॉमिक परिस्थितियाँ उनके अनुसार। तो मैं इस बात को नहीं मानता कि सज़ा बढ़ाई गई है। आमतौर से सज़ा केवल संगीन जुर्म के अपराधों में बढ़ाई गई है और जो होनी भी चाहिए थी। जी सर, मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। और जब हम बीएनएस की बात करते हैं, भारतीय न्याय संहिता की हम बात करते हैं, जुडिशरी का एक अलग रोल है,
पुलिस का एक अलग रोल है। और जब हम बात करते हैं मुकदमों की और ख़ासकर हम क्रिमिनल मैटर्स की हम बात करते हैं, तो जो पुलिस होती है वो इन्वेस्टिगेशन करती है और जो चार्जशीट होती है, चालान है, वो कोर्ट के समक्ष पेश होता है। कई जगहों पे हम ये भी देखते हैं कि पुलिस मैकेनिकली भी कई बार चार्जशीट फाइल कर देती है। तो ऐसे मामलों में बीएनएस क्या कहता है, मतलब एक मैजिस्ट्रेट का क्या रोल रहेगा, पुलिस का क्या रोल रहेगा? देखिए, जब अपराध सूचित हो जाता है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, तो पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करती है और कानून के मुताबिक पुलिस की ड्यूटी है कि वो सच्चाई को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करे। ट्रेडिशनली अंग्रेज के टाइम से क्या हो रहा है कि पुलिस कंप्लेनेंट की एजेंट बन के कंप्लेनेंट की केस को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करती है, जो एक गलत अवधारणा है। कानून ये एक्सपेक्ट करता है कि पुलिस सच्चाई को सामने कोर्ट के लेके आए, चाहे वो कंप्लेनेंट के फेवर में जाती हो, चाहे वो कंप्लेनेंट के खिलाफ जाती हो, और पुलिस को उसी के मुताबिक कार्रवाई करनी भी चाहिए। मजिस्ट्रेट का भी यही दायित्व है कि वो जो उनके सामने साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, या उनको परिस्थितियों से अगर लगता है कि जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं उनसे अलग सच्चाई है, तो वो उसमें प्रोएक्टिव रोल अदा करके भी सच्चाई को सामने लेके आए और जो गुनाहगार है उसको सजा दें, और जो पुलिस ने अगर कोई बेगुनाह को चार्जशीट कर दिया है तो उसको कानून का लाभ देके उसको बरी भी करें। जी सर, क्रिमिनल केसेस में अक्सर हम देखते हैं कि जब भी एफआईआर रजिस्टर होती है तो जो अक्सर जो अक्यूज्ड होता है वो एंटिसिपेटरी बेल या बेल के लिए अप्लाई करता है। तो एंटिसिपेटरी बेल और बेल के लिए भारतीय न्याय संहिता में क्या कोई चेंजेस लाए गए हैं, या फिर एज इट इज़ जो आईपीसी है उसी के तहत रखा गया है? बेल से रिलेटेड जो प्रावधान है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में है, बीएनएस से अलग जो प्रोसीजरल कोड है उसमें है जी। तो जो एंटिसिपेटरी बेल के प्रावधान है वो मोर और लेस वही रखे हुए हैं, उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। एक छोटा सा चेंज अगर आया है तो अंडर ट्रायल कितने दिन तक मैक्सिमम जेल में रह सकता है, उससे रिलेटेड पहले एक सेक्शन 436A थी, उस धारा में थोड़ा सा परिवर्तन आया है कि अब अगर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है और उसने 1/3 सेंटेंस अपना जेल में काट लिया जिसकी उसकी सज़ा मुकर्रर हो सकती थी, तो उसको 1/3 सज़ा के बाद छोड़ दिया जाएगा। और कुछ प्रावधान स्ट्रिक्ट भी किए गए हैं कि जो पहले लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले सेंटेंस थे वो भी इस धारा का लाभ उठा लेते थे, लेकिन अब जो अगर सज़ा जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है तो वो इस सज़ा इस प्रावधान के लाभ से वंचित कर दिए गए हैं। तो सिर्फ ये 2 तरह के बेल के प्रावधान हैं जिनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है, बाकी प्रावधान जो के तू रखे गए हैं बीएनएसएस में। जी, और जैसा कि आपने जिक्र किया है, जो भारतीय न्याय संहिता है वो 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाली है। और कहीं ना कहीं जब हम भारतीय न्याय संहिता की बात करते हैं तो आम इंसान को, आम जनता को उनके हक और हकूक़ दिलाना, उनके राइट्स दिलाना, और एक फेयर, जिसको हम कहते हैं फेयर प्ले, और जस्टिस की जब हम बात करते हैं, न्याय की हम बात करते हैं, न्याय सबको मिलना चाहिए, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, उस बारे में भी भारतीय न्याय संहिता बात करती है। और आज हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर केपी सिंह, इन्होंने बताया कि किस प्रकार से भारतीय न्याय संहिता आने वाली है और क्या इसके सेलिएंट फीचर्स हैं। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष जी। तो दर्शकों, आज के कानूनी सलाह कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।